भारत सरकार पे एक हवाई जहाज नहीं, भारत सरकार पे एयरलाइंस नहीं, तो तुम एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? अडानी के लिए। सुनते थे कि बिहार में बेटियां लूट गई, अब वहां भी खत्म है, तो वो उत्तर प्रदेश में हो गया, तो क्या वो जंगल राज यहां आ गया? कहीं से अरे यही तो हम पूछ रहे हैं। देखिए, जो सिपाही है, दरोगा है, इनकी औकात नहीं है, ये बहुत छोटे लोग हैं। अब सरकार इंतहा करने लगी है, अब सरकार वोट की चोरी करने लगी। अगर जैसा आज चल रहा है, अगर ऐसा रामराज था, तो ईश्वर करे मेरे देश को कभी ऐसा रामराज ना मिले। कहूंगा, आप मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब पत्रकार ये सवाल करता है। या तो आप पत्रकारिता नहीं पढ़ पाए, या आपने संविधान नहीं पढ़ा, या आपने चुनाव आयोग के कानून नहीं पढ़े। पुलिस ने, प्रशासन ने जनता को मताधिकार के मत से वंचित कर दिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या है। सर, किसान आंदोलन से फेमस हुए किसान नेता हरिंदर ताऊ, जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, आज हम उनके पास पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे किसानों के मुद्दे, चुनावों के मुद्दे, सरकार के मुद्दे। इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। जी, अभी एक सामने आया है कि 26 नवंबर को किसानों का सारे जिला मुख्यालय पे एक जो किसान आंदोलन का वर्षगांठ मनाया जाएगा, उसके बारे में पहले तो बताइए कि किस तरह से मनाया जाएगा, क्या है उसका? देखिए, जब हमारा आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, और ये हिंदुस्तान का क्या दुनिया का सबसे बड़ा इस सदी का आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन से जो हमारे बहुत से 750 किसानों की शहादत भी हुई, और वहां जो मांगे थी उसमें से एक मांग बस वो काले कानून वापस हुए थे। अन्य मांगे आज भी सरकार ने लिखित में जो दिया था, सरकार उससे मुकर गई है। क्या क्या मांगे हैं किसानों की? देखिए, सबसे पहली मांग तो किसान की ये थी कि जो हमारी एमएसपी है उस पर गारंटी का कानून कर दिया जाए, और सरकार को ये करना चाहिए। देखिए, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी छोटा दुकानदार हो, वो अपनी सामान का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है। एक हिंदुस्तान का किसान ही एक ऐसा है जो उसकी फसल का दाम सरकार निर्धारित करती है। तो हम कहते हैं, सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया, इसको गारंटी कर दो कि इससे कम में ये नहीं बिकेगा, और अगर इससे कम में कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं, होना ही चाहिए। तो सरकार इसे नहीं कर रही, क्योंकि उसे अपने पूंजीपति उद्योगपतियों का फायदा कराना है। तो सबसे पहले ये एमएसपी पे गारंटी के कानून की मांग। जैसे पश्चिम में है, तो पश्चिम में गन्ने का बहुत बड़ा इशू है कि उनका समय से पेमेंट नहीं मिल रहा, पिछले साल तक का पेमेंट नहीं आया अभी तक। कहीं आलू है, तो जब किसान के पास आलू रहता है तो वो 2 रुपए किलो बिकता है, जब किसान के पास नहीं रहता तो वो जो है 50 रुपए किलो तक भी बिकता है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो सिस्टम चल रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि इसे एक फिक्स करो, इसे एमएसपी में लेके आओ और एमएसपी फिक्स करो कि इतने से कम में किसान का नहीं बिकेगा और इतने से ज्यादा उद्योगपति नहीं बेच पाएगा, ताकि कंज्यूमर को भी एक फिक्स रेट में मिल जाए। अभी आपने देखा होगा, किसान पिछले साल जो अपना लहसुन है उसकी कीमत नहीं मिल रही थी, तो लहसुन को, प्याज को फेंक रहा था, और आज लहसुन की कीमत 400 रुपए केजी है। तो ये क्या है? ये कंज्यूमर को लूटने का ही तो है। किसान को मिला नहीं, दलाल बीच में खा गए, और बदनाम किसान। इस मुद्दे पे सरकार से भी कई राउंड की बातचीत हुई थी, उसमें अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं देखिए, निकल उस समय 11 राउंड की बात हुई थी, और जब एक बार बात टूटी थी, वो आज तक सरकार ने कोई बात किसानों से नहीं की। और देश के प्रधानमंत्री ने जब से बना 2014 से लेकर आज तक, शायद पहला देश का प्रधानमंत्री होगा जिसने आज तक देश के किसानों से कोई बात नहीं की। देश के वित्त मंत्री जब अपना बजट बनाते हैं, तब भी देश का 70% किसान, जो जीडीपी सबसे ज्यादा देता है, उस किसान से भी सलाह मशवरा नहीं करते, और 2% के उद्योगपतियों से सलाह करती है। तो ये लड़ाई है। बिजली का है, जैसे सरकार कह रही है कि बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन हमारे यहाँ मीटर लगा रहे हैं, तो मीटर में से फ्री की बिजली कैसे निकलती है, हम वो इंजीनियर पूछ रहे हैं, वो भी बताए।
अलग अलग प्रदेशों में बिजली के रेट अलग हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे महंगा बिजली दे रहा है, तो क्या किसान की यहाँ फसल डबल बिक रही है? तो इन सब मुद्दों पे जो है ज्ञापन भी देंगे और एक दिन के लिए। आपको क्या लगता है कि सरकार इन मुद्दों को मानने को क्यों नहीं तैयार हो रही है, और अगर नहीं होती है इन मुद्दों को मानने को, तो फिर आगे किसानों का अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अगली रणनीति तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन अगली रणनीति मेरे हिसाब से वही है कि फिर किसी बड़े आंदोलन की तरफ ये देश जाएगा, फिर किसी बड़े आंदोलन की तरफ जाएगा। बाकी तो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो जो निर्णय लेगा, हम तो उनके सिपाही हैं, तो जो वो निर्णय लेगा हम उसके साथ चलते हैं। लेकिन मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये सरकार नहीं मानेगी तो ये सरकार विपक्ष में बैठ करके मानेगी, देखेगी। सरकार तो कोई और बनेगी, वो मानेगी। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अब देश का किसान जागरूक होता जा रहा तो सरकार मान भी नहीं रही है, उसके बार बार सरकार बन भी रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष में बैठ के देखेगी, अभी वर्तमान की सरकार बदलेगी तभी तो विपक्ष में बैठेगी। देखिए, ऐसे बहुत लोगों ने ख्वाब देखे थे। ये हिटलर ने भी एक ख्वाब देखा था कि मेरी जब भी मैं जीऊंगा और तब तक ये सरकार चलेगी। इसी तरह हिटलर भी चला गया, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कंस भी हुआ था, हैं? रावण तो ये मानते थे कि वो अमर है, लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है ना, तो अच्छे अच्छे हिटलर का राज चला जाता है, अच्छे अच्छे रावण का राज चला जाता है। और इनकी तो 303 से ऊपर सीट नहीं जा पाई। राजीव गांधी की तो 415 सीट थी, जनता ने उसको नहीं छोड़ा, इनको क्या छोड़ेगी? तो जनता कब खड़ी होगी आखिर? बार बार सरकार रिपीट भी हो रही है। देखिए, अब सरकार इंतहा करने लगी है, अब सरकार वोट की चोरी करने लगी है, अब सरकार प्रशासन से वोट लूटने लगी है, तो इसके खिलाफ जनता खड़ी होती जा रही है। निष्पक्ष वोटिंग हो रही है ईवीएम से, और आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी। किस तरह से वोट की चोरी? देखिए, तुमने अभी देखा होगा कि इस चुनाव में कितनी वीडियो आई जी, जनता को वोट नहीं डालने दिया गया, जी। तो इसे निष्पक्ष कहोगे? नहीं, तो वहां नहीं डालने दिया गया, कहीं पे उसके जो पहचान को दिखाने की बात हो रही थी, पहचान की बात हो रही देखो, थी ना। मैं फिर वही कहूंगा, आप मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब पत्रकार ये सवाल करता है। या तो आप पत्रकारिता नहीं पढ़ पाए, या आपने संविधान नहीं पढ़ा, या आपने चुनाव आयोग के कानून नहीं पढ़े। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है वहां सुरक्षा व्यवस्था बना के रखना। पुलिस का काम है ही नहीं कि तुम मेरी पहचान देखोगे या नहीं देखोगे। जो चुनाव ड्यूटी में वहां अधिकारी लगे हुए हैं, जो अंदर वोट डलवाते हैं, सब जब आप वोट डालने जाते हो, आप तो गए हैं वोट डालने, पहला व्यक्ति आपकी पर्ची लेता है, आपका वोटर आई कार्ड देखता है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो उसे देखता है, और फिर उसमें देखता है वोटर लिस्ट में, क्योंकि वो भी फोटो वाली है, फिर वो आपका चेहरा देखता है, तभी तो वो आपको अलाउ करता है आगे के लिए। और अगर आपका चेहरा नहीं मिल रहा तो वो आपको रोक देगा, रोकेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, उसका काम है देखने का, जो चुनाव आयोग ने रखा। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है मेरे पास कि पुलिस को कोई भी देखने का अधिकार नहीं है, कि ये चुनाव आयोग ने लेटर दिया, तो किसको सही मानोगे आप? तो फिर थी ना पुलिस गलत? पुलिस को कहीं ना कहीं से आदेश चाहे कहीं से, अरे यही तो हम पूछ रहे हैं। देखिए, जो सिपाही है, दरोगा है, इनकी औकात नहीं है, ये बहुत छोटे लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं। इनको जिले के एसएसपी ने, एसपी ने आदेश दिया होगा, बिल्कुल। उस एसएसपी को किसने दिया? डीजीपी ने दिया होगा, और डीजीपी को किसने दिया? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया होगा, हैं? तो किसने आदेश, किसने ये वोट लुटवाया? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लुटवाया ना। अच्छा, जब ये विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें सपा बहुत अच्छा की थी, और कांग्रेस का भी ठीक ठाक ही रहा, तो उसमें ये आया था कम से कम कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी अच्छी चल रही है। अब जब ये उपचुनाव हुआ, इसमें सपा मतलब बुरी तरह से हारी। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और किसका होगा? देखिए, अगर सपा 2 सीट लेके आई है तो ये सपा के लिए 9 की 9 सीट जीतने के बराबर है। हाँ, जिस तरह का तांडव मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी चुनाव में देखा है, तो वो तांडव इस उपचुनाव में देखा है। ऐसा तांडव हमने कभी अपने जीवन में ना देखा था, ना सुना था। हम सुनते थे कि बिहार में पेटियां लूट गई, अब वहां भी खत्म है, तो वो उत्तर प्रदेश में हो गया। तो क्या वो जंगल राज यहां आ गया? जंगल राज नहीं है, क्योंकि किसी ने, दूसरे ने नहीं लूटी, पुलिस ने
प्रशासन ने जनता को मताधिकार के मत से वंचित कर दिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या है। सरकार तो यूपी में राम राज की बात करती है कि अब जो है राम राज आया है, अयोध्या में मंदिर बन गया और राम राज स्थापित हुआ यूपी में। मंदिर बनने से रामराज आ जाएगा? तो हिंदुस्तान में तो पहले से बहुत मंदिर थे, क्या हुआ उनका? जी। अगर मंदिर बनने से रामराज आता तो और बना दो 100-200 मंदिर। जी। बेटियों की, छोटी छोटी बेटियों की इज्जत लुट रही है। जी। आपने देखा जी। बनारस, वो क्या हिंदू विश्वविद्यालय कौन सा है वो है, उसमें बेटी के साथ दुराचार करने वाले कौन लिखड़े थे? बीजेपी वाले। आपने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को देखा था? उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या करने वाले कौन थे? बीजेपी वाले। आपने हाथरस में देखा था? आपने उसमें क्या नाम है, उन्नाव में देखा था? हैं? आपने गोरखपुर में देखा था? आपने इस गाजियाबाद में देखा था? मेरठ में देखा है? कौन सा जिला बताऊं इन सब जहां के बेटियों के बावजूद साथ, नहीं, जहां बेटियों के साथ दुराचार ना हो रहा? मुझे रामराज में बता दो एक दुराचार हुआ हो रामराज में। वो और अगर ऐसा रामराज था, क्योंकि वो हमने देखा नहीं, अगर जैसा आज चल रहा है, अगर ऐसा रामराज था, तो ईश्वर करे मेरे देश को कभी ऐसा रामराज ना मिले। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आखिर सरकार कैसे सत्ता में आ रही है? अभी आपने महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्र में आपने देखा है कि कितने प्रचंड बहुमत से फिर वो सत्ता में आए हैं, बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टियां। देखिए, जब तुम्हारे पास एक ही तो चीज है, एक ही चीज है, वो है मशीन, उसकी सेटिंग कैसे कर लेते हैं। मशीन से अगर होती तो फिर झारखंड में तो बीजेपी हाँ जीत हाँ, जाती। यही तो है, झारखंड भी तो जीत यही गई तो ना। है। जब हरियाणा का हुआ था तो तुम गैल कहोगे कि जम्मू कश्मीर में भी कर लेती। जम्मू कश्मीर पता यूनियन टेरिटरी है, वहां से सारे अधिकार किसके हाथ में है? उपराज्यपाल के हैं। तो वहां पता क्या चलता है, जैसे दिल्ली में चलता है कि कोठी कुठले के हाथ मत लगाइए, घर बार सब तेरा। तो काम तो कुछ करना नहीं, जो करेंगे राज्यपाल करेगा, अन्य वो करने नहीं देगा तुम्हें। तो आइस तुम्हें ऐसा कर दिया, हाथी अपने आप रख लिया और पूछ तुम्हारे हाथ में दे दी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हब मुंबई है, महाराष्ट्र है, वो जीत लिया। देश का किसी एक आदमी को बता दो जिसने एक ने भी कही हो आपसे कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, कहा किसी एक ने भी? कोई टीवी चैनल, जो जिसे मैं दलाल मीडिया कहता हूं, उस दलाल मीडिया ने भी ये कहा था कि वो जीत रहे हैं? कहा बीजेपी ने कहा, कांग्रेसियों ने कहा, देश की जनता ने कहा, जितने सर्वे थे वो सब ने कहा कि कांग्रेस जीत रही है। क्या हुआ? महाराष्ट्र में सबने कहा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कहां हुआ? और ऐसा प्रचंड बहुमत 2014 में मोदी लहर थी देश के अंदर, तब नहीं जीत पाए ऐसे। 2019 में पुलवामा हमला देशभक्ति का था, तब नहीं जीत पाए ऐसे। पूरी दुनिया मोदी के खिलाफ, उसकी रैलियों में आदमी नहीं जा रहे, योगी की रैलियों में आदमी नहीं जा रहे, हरियाणा में जनता उन्हें घुसने नहीं दे रही गांव में, और प्रचंड जीत से जीत रहे हो। भाई ये तो कला तुम्हारे ही पास है। अभी इन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया कि एक है तो सेफ है। देखिए, एक है तो सेफ है, बिल्कुल है। उसने पता क्यों कहा? प्रधानमंत्री ने कहा अगर उद्योगपति एक हैं तो सेफ हो, अच्छा, ये तुम भी उद्योगपतियों सेफ के हो लिए और मैं भी सेफ हूं। ये जनता के लिए, उद्योगपतियों के लिए अरे जनता के लिए प्रधानमंत्री ने आज तक बोला ही क्या? जनता के लिए तो बोलता ही नहीं हुआ। उसने कहा, देखिए सबसे पहले कहा कि उसने कहा था मैं चौकीदार हूं। हमने सोचा हमारा चौकीदार होगा, पता चला हमारा चौकीदार नहीं है, तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। उसने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, तो वो प्रधान सेवक किसका था? अडानी अंबानी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, भाग कर वहां पहुंच जाता है, बताओ किस गरीब के यहाँ गया? बनारस में पुल गिर गया, ये वहां नहीं गया। बनारस की बेटी के साथ दुराचार हो गया, जहां से ये सांसद है वहां नहीं गया। महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में लगने थे, उन्हें गुजरात ले गया, सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बना रही हर बार उत्तर प्रदेश। एक प्रोजेक्ट बताओ कोई उत्तर प्रदेश में लगा हो तो बताओ।
इतने सारे सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश की कि हमने जेवर में एयरपोर्ट दिया है, नोएडा जो है इलेक्ट्रॉनिक का हब बन रहा है, प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। देखिए, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक हब कब का है? क्या योगी आदित्यनाथ से पहले नोएडा हब नहीं था? जेवर और एयरपोर्ट की बात करता हूं। भारत सरकार पे एक हवाई जहाज नहीं, भारत सरकार पे एयरलाइंस नहीं, तो तुम एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? अडानी के लिए। जनता का पैसा एयरपोर्ट में लगा के अडानी को दे दोगे, तो किसके हुए? अडानी के। जनता के क्या हुआ? जनता कह रही है कि हमारे माल की एमएसपी दे दो, जनता कह रही है हमें रोजगार दे दो, जनता कह रही है हमें शिक्षा दे दो, जनता कह रही है हमें स्वास्थ्य दे दो। 27,000 स्कूल बंद कर दिए, प्राइमरी कर दिए। नहीं, उसका तो खंडन कर दिया सरकार ने कि नहीं बंद हो रहे। अरे कर तो रहे थे, अगर जनता न शोर मचाती है। आज नहीं तो कल कर देंगे। वो कह रहे खबर अफवाह थी। अफवाह थी? उनके अधिकारियों ने नोटिफिकेशन निकाला था, अफवाह कैसे हो सकती है? बताओ उस अधिकारी को उन्होंने टर्मिनेट किया हो, बताओ जी। आप बताओ, सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर के देखो क्या हाल है। कोई एक, अच्छा एक चीज बताओ, 7 साल से ज्यादा आज योगी जी को हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जिले में एक जिला अस्पताल मुझे बता दो योगी जी ने बनाया हो। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने बताओ कोई बिजली का एक कारखाना लगाया हो जो जनता की सुविधा के हैं, तो बता दो मुझे। तो फिर काहे की बात कर रहे हो? आप भाग जाओगे हाईवे पे, मैं अभी बता रहा हूं, तुम भागोगे। उनका हाईवे बन गया। हाईवे किसके लिए है? पैसे वालों के लिए। क्योंकि आपके पास तो या मेरे पास तो मोटरसाइकिल होगी, वो हाईवे पे चल नहीं सकती। किसान का ट्रैक्टर उस पर चल नहीं सकता, गरीब मजदूर का 3 व्हीलर उस पर चल नहीं सकता, तो हाईवे किस काम के? अगर तुम्हें हाईवे बनाने थे तो एक रोड तो उसमें एक रोड तो बनाते कि इस पे ट्रैक्टर वाला जा सकता है, मोटरसाइकिल वाला जा सकता है, 3 व्हीलर वाला जा सकता है, तभी तो मानोगे। तुमने किया क्या? देश में तुम्हारे इस 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ तो तुम्हारे कहने के मुताबिक वो गरीब है जो 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं, तो वो वंदे भारत में तो जा नहीं सकते, वो शताब्दी में तो जा नहीं सकते, राजधानी में तो जा नहीं सकते। तो तुमने वंदे भारत चला रहे हो, शताब्दी चला रहे हो, राजधानी चला रहे हो, जितनी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें तुमने जो है 12 डिब्बे तुमने उसके कर दिए एसी के, तो वो भी उच्च क्लास के लिए कर दिए। 10-12 डिब्बे तुमने जो कर दिए वे सेकंड क्लास के लिए कर दिए। गरीब जनता के लिए 2 डिब्बे आगे 2 पीछे जनरल के लगाए। तो 80 करोड़ जनता के लिए 4 डिब्बे और बाकी के लिए ट्रेन ही ट्रेन। तो तुमने गरीब को कहां पहुंचा दिया? गरीब आदमी कैसे हॉस्पिटलों में जाके इलाज करा लेगा? गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को इन बड़े स्कूलों में पढ़ा लेगा? ये है सारा खेल, ये है बड़े उद्योगपतियों के लिए खेल। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये हैं हरिंदर ताऊ, जिन्होंने बताई, सरकार की भी बताई, किसानों की भी बताई, और इनका कहना है कि 26 नवंबर को सारे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे हमारा प्रदर्शन होगा, हम ज्ञापन देंगे और हमारे मुद्दे अभी भी वही हैं। एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसानों के फसलों की जो है उनको गारंटी चाहिए, तभी हमारा मुद्दा खत्म होगा। पब्लिक रिपोर्टर के लिए रत्नेश सिंह गाजियाबाद।